Hello everyone, in this video we're going to discuss about Upendra Singh's chapter 9, Aesthetics in Empire, and we'll discuss about the Gupta period and Vakataka period in this video because that chapters covers that dynasties. So there's a little bit about me. I've did my master's and bachelor's in history honors. I've also qualified UGC NET exam for assistant professor. So let's discuss the introduction. Let's understand कि ये चैप्टर कितने टाइम पीरियड को कवर करता है. इट्स कवर्स 300 to 600 सी और कॉमन एरा. सो 300 से 600 ईस्वी का ये जो पूरा समय है, कालक्रम है, उसको ये कवर करता है. एंड इस समय में गुप्ता एंड वकाटका डायनेस्टीज ने रूल किया. एंड गुप्तास ने नॉर्थ इंडिया को रूल किया एंड वकाटकास ने डेक्कन वाले एरिया को रूल किया. एंड अगर इस पीरियड की इंटरप्रिटेशन की बात करें, इंटरप्रिटेशन इन सेंस कि इसको हिस्टोरियंस किस तरह से देखते हैं, मतलब इस पीरियड को कैसा देखा जाता है, क्या ये प्रोग्रेस का पीरियड समझा गया है या फिर ये डिक्लाइन का पीरियड समझा गया. एक्चुअली दोनों एक्सट्रीम समय यहाँ देखने को मिलते हैं. काफ़ी हिस्टोरियंस मानते हैं कि दिस पीरियड शुड बी नोन एज, आई एम सेइंग शुड बी नोन एज गुप्ता, सॉरी, गोल्डन पीरियड, गोल्डन एज. एंड जो मानते हैं कि गोल्डन एज जिसको समझा जाना चाहिए वो है नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस. एंड दूसरी तरफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस है जो कि मानते हैं कि ये फ्यूडल एज था, जो कि डिक्लाइन, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की कहीं ना कहीं बात हो रही है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड टू एक्सट्रीम्स ऑल्सो. एंड ये बताता है कि देखिए सोर्सेज तो हमारे पास वही है, लेकिन उनको देखने का नजरिया कितना अलग है. वी हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. ठीक है, इसलिए हिस्टोरियोग्राफी, वी नीड टू अंडरस्टैंड हिस्टोरियोग्राफी. अगर आप जानना चाहते हैं हिस्टोरियोग्राफी कैसे काम करती है, क्या एग्जैक्टली होती है, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं हिस्टोरियोग्राफी पे. आर एस शर्मा का व्यू देख लेते हैं. आर एस शर्मा, रामशरण शर्मा बेसिकली वन ऑफ द एमिनेंट हिस्टोरियन है एंशियंट इंडिया के. उनका काम भी है फ्यूडलिज्म पर. एंड ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है. और ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि फ्यूडलिज्म की सबसे बड़ी जो खासियत है, जो मार्क्ड फीचर है, वो यही है कि ये पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन को कहीं ना कहीं दिखाता है. यानी कि इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फ्यूडलिज्म, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन ऑफ द एट द सेम टाइम. और पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. पावर का एक हाथ में ना होना या कुछ लोगों के पास ना होना, बल्कि पावर का बटा होना. इसका मतलब ये है कि एक एम्पायर जिसमें एक एम्परर के पास सारी पावर होती है, एक बादशाह के पास सारी पावर होती है. यहाँ पे आर एस शर्मा बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है, बल्कि पावर बढ़ती हुई दिख रही है. किन में? फ्यूडल लॉर्ड्स में. एम्परर वीक है कहीं ना कहीं टू सम एक्सटेंट. एंड कौन पावरफुल हो रहे हैं, कौन इमर्ज हो रहे हैं? फ्यूडल लॉर्ड्स. ओके, ये पूरा फ्यूडलिज्म का थीसिस, हाइपोथेसिस, व्हाटएवर यू कॉल इट. एंड साथ में वो बोलते हैं कि इस पीरियड में डिक्लाइन भी हो रहा है अर्बन सेंटर्स का और ट्रेड का. ऑल्दो जितने भी हमारे एविडेंसेस हैं जो ये दिखाएं कि डिक्लाइन हो रहा है अर्बन सेंटर्स का, क्राफ्ट्स का, ट्रेड का, वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है. तो फिर भी काफ़ी स्टूडेंट्स मानते हैं कि डिक्लाइन हो रहा है. आगे हम और डिटेल में देखेंगे इनको. लेकिन इस पीरियड में कुछ भी हो, ये पीरियड आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. हम देखेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर किस तरह से डेवलप होने लगा इस टाइम से. साथ ही में हम देखेंगे संस्कृत लिटरेचर स्टार्टेड, उनको लिखना शुरू किया गया इसी पीरियड में. साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स डेवलप होने लगी. आर्यभट्टा का काम और सो एंड सो फोर्थ, वो सब इसी पीरियड में डेवलप होने लगा. लेकिन एट द सेम टाइम ये मत भूल कीजिएगा कि ये गोल्डन पीरियड था, क्योंकि ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये सारी अच्छी अच्छी बातें हैं. ऐसी बहुत सारी बातें जैसे आर एस शर्मा ने अभी बोला, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, डिक्लाइन ऑफ अर्बन सेंटर्स एंड ट्रेड. ऑल्सो दिस पीरियड ऑल्सो, यू नो, इस पीरियड में हम देखेंगे अनटचेबिलिटी का इमर्जेंस. इस पीरियड में हम देखेंगे सबऑर्डिनेशन ऑफ वेमेन और ज़्यादा बढ़ने लगा. सो वी ऑल्सो नीड टू कीप इन माइंड कि ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं पैरेलली, साइमल्टेनियसली. तो कोई भी एक्सट्रीम में जाने से पहले हर तरह से देखिए, हर पर्सपेक्टिव से देखिए चीज़ों को, रिजिड नहीं बनिए. लेट्स डिस्कस अबाउट द गुप्ता डायनेस्टी. फर्स्ट ऑफ ऑल, गुप्तास, इट्स डिबेटेबल कि वो कौन थे, बट स्टिल वी स्टिल बिलीव कि गुप्तास, ये डोमिनेंट व्यू है हिस्टोरियंस का कि वो ब्राह्मण्स थे. ऑल्दो सम ऑल्सो थिंक्स कि गुप्तास, जो कि हमें पुराना से बाकी सोर्सेज में देखने को मिलता है कि गुप्ता इज यूज टू रेफर व्हाट वी कॉल दैट वेश्यास. इट मीन्स वेश्या मीन्स ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा, जो
4 कैटेगरीज हैं हमारे ब्राह्मणिकल सॉर्ट ऑफ सोशल सिस्टम की, उनके बारे में बात हो रही है. सो गुप्ता, इट्स अ डोमिनेंट व्यू ऑफ द हिस्टोरियन दैट गुप्तास वर द ब्राह्मण्स. अब यहाँ पे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ब्राह्मण्स अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल नॉर्म्स, उनको तो यज्ञ करनी चाहिए और दान दक्षिणा ये सब करना चाहिए, लेकिन वहाँ या इस केस में ये रूल कर रहे हैं, यानी कि ब्राह्मणिकल नॉर्म्स जो हैं कहीं ना कहीं वायलेट हो रहे हैं. ओके, सो यू नीड टू ऑल्सो कीप इन योर माइंड दिस थिंग. लेट्स टॉक अबाउट द हु फाउंडेड द गुप्ता एम्पायर. एक्चुअली ये माना जाता है कि महाराजा गुप्ता एंड महाराजा घटोत्कच जो कि इसके फर्स्ट रूलर थे, लेकिन चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है कि उन्होंने इस एम्पायर को फाउंड किया एंड ही लेड द फाउंडेशन. सो चंद्रगुप्त फर्स्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर. लेकिन और साथ ही में उन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल भी अज्यूम किया, और ये महाराजा धीराज का टाइटल अज्यूम करने के बाद ही हमें लगता है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट was the important ruler of the Gupta dynasty. First important ruler. आप सोचेंगे महाराजा गुप्त एंड महाराजा घटोत्कच का क्या, वो भी तो दो फर्स्ट रूलर थे. देखिए वो इंडिपेंडेंट नहीं थे, एंड चंद्रगुप्त के जो टाइटल है महाराजा धीराज, ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि वो डोमिनेंट पोजीशन में आ गए गुप्तास चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम पर. और लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा चंद्रगुप्त मौर्य से. चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य डायनेस्टी के हैं, जिन्होंने मौर्य डायनेस्टी को फाउंड किया, चाणक्य वाला. अगर आपने वो देखा होगा वीडियो मौर्य डायनेस्टी वाला, उपेंद्र सिंह मैम चैप्टर 7 में उसकी बात करती हैं. ये चंद्रगुप्त गुप्ता डायनेस्टी के, सो कंफ्यूज मत होना. एंड आगे बात कर लेते हैं. तो चंद्रगुप्त फर्स्ट मैरिड टू द कुमारा देवी. जो कुमारा देवी कौन है? लिच्चावी प्रिंसेस है. लिच्चावी एक प्रिंसली स्टेट है नेपाल तराई एरिया में, एक छोटा सा प्रिंसली स्टेट जिसे आप रिपब्लिक भी कह सकते हैं, गाना संघ का. अब बात कर लेते हैं समुद्रगुप्त की. अच्छा, ये तो क्लियर है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी हु फाउंडेड द गुप्ता एम्पायर एंड जिन्होंने अज्यूम किया महाराजा धीराज का टाइटल. लेट्स कम टू द समुद्रगुप्त. समुद्रगुप्त कौन थे? ही वाज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्ता एंड ही वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द गुप्ता एम्पायर. मतलब पूरे गुप्ता एम्पायर में अगर कोई ग्रेटेस्ट किंग थे तो वो कौन थे? समुद्रगुप्ता. क्यों थे ये देखेंगे. जैसे मौर्य डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे? अशोका. ओके, एंड फाउंड किसने किया था मौर्य डायनेस्टी को? चंद्रगुप्त ने. और गुप्ता डायनेस्टी को फाउंड किसने किया? उसको भी चंद्रगुप्त ने किया, लेकिन वो दोनों अलग अलग चंद्रगुप्त हैं. एंड गुप्ता डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर कौन है? समुद्रगुप्त. ओके, समुद्रगुप्त सक्सेसर है चंद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त फर्स्ट जिन्होंने गुप्ता डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया. एंड ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग है. क्यों है ग्रेटेस्ट किंग? क्योंकि इन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज को कॉन्कर किया, और भी बहुत सारी इनकी क्वालिटीज की वजह से इनको ग्रेटेस्ट किंग कहा जाता है, माना जाता है गुप्ता डायनेस्टी का. ही इज ऑल्सो नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया. इनकी खुद की कॉन्केस्ट के लिए इन्होंने इतने क्षेत्र जीते कि इस वजह से इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है. लेकिन आपको कमेंट्स में बताना है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को किसने बोला, किसने इनको ये नाम दिया. लेट्स टॉक अबाउट द समुद्रगुप्त इलाहाबाद प्रशस्ति. वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. इलाहाबाद प्रशस्ति क्या है? ये इनका एक इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन है जो कि समुद्रगुप्त से जुड़ा है, और ये बताता है इनके टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट के बारे में कि कौन कौन से एरिया से इन्होंने जीते. तो जो भी एरियाज या जो रीजन से इन्होंने जीते उसको 4 कैटेगरीज में हम क्लासीफाई कर सकते हैं. सबसे पहले तो साउथ के स्टेट, साउथ इंडिया के स्टेट जिनको इन्होंने जीता और बाद में छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने इनकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया था. दूसरे नंबर पर नॉर्थ स्टेट, नदर्न पार्ट्स आ जाएंगे इंडिया के, जहाँ पे जो रूलर्स थे उनको मार दिया गया और डायरेक्टली कॉन्कर कर ली गई वो टेरिटरीज. लेकिन अभी बताया ना साउथ इंडिया के केस में अलग था, वहाँ पे जो टेरिटरीज कॉन्कर की गई और वहाँ के जब रूलर्स ने एक्सेप्ट कर ली गुप्तास की ओवरलॉर्डशिप या गुप्तास की सॉवरेटी, तो उनको छोड़ दिया गया. लेकिन नॉर्थ इंडिया के केस में ऐसा नहीं किया गया था. नॉर्थ इंडिया में जो रूलर्स थे उनको मार दिया गया, उनकी टेरिटरीज को डायरेक्टली कॉन्कर कर लिया गया, जीत लिया गया. थर्ड नंबर की टेरिटरीज वो टेरिटरीज है जो कि ट्राइबल स्टेट्स थे, जो कि गुप्तास की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बदले में ट्रिब्यूट्स को पे करते हैं गुप्तास को. तो गुप्तास इनको कोई फिर इनके मामले में कोई दखल नहीं देते हैं.
और फोर्थ में बहुत दूर दराज के इंडिपेंडेंट सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट आ जाते हैं जो कि बॉर्डर से टच है गुप्तास के। समुद्रगुप्त अभी हमने देखा ही वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द गुप्ता एम्पायर। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये इन्होंने कॉन्कर ही नहीं किया बहुत सारे एरियाज को, बल्कि ही इज ऑल्सो नोन एज द कवि राजा। कवि राजा भी कहलाते हैं। ऑल्सो परफॉर्म्ड अश्वमेधा सेक्रीफाइसेस एंड प्ले वीणा। ये सब इनके कॉइन्स में हमें देखने को मिल रहा है कि वीणा बजा रहे हैं। एक राजा को वीणा बजाते हुए भी देखने को मिल रहा है हमें। ये कवि राज भी हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, अश्वमेधा सेक्रीफाइस परफॉर्म किया है। So therefore he was considered, sort of one of the greatest king of the Gupta Empire. रामगुप्ता सक्सीड करते हैं समुद्रगुप्त को। अच्छा, रामगुप्ता कहीं कहीं आप देखेंगे क्रोनोलॉजी में रामगुप्ता को नहीं दिखाया जाता है, बट उपेंद्र सिंह मैम इनके बारे में लिखती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इनको इंक्लूड किया है। सो रामगुप्ता ने किसको सक्सीड किया? समुद्रगुप्त को। और रामगुप्ता के बाद कौन है? चंद्रगुप्त सेकेंड। ओके, क्लियर रखेंगे। गुप्ता एम्पायर को फाउंड किया किसने? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। उनके बाद है समुद्रगुप्त, उनके बाद रामगुप्त, और उनके बाद चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड थे समुद्रगुप्त के सक्सेसर और सन, और दत्ता देवी के बेटे। दत्ता देवी और समुद्रगुप्त दोनों हस्बैंड वाइफ थे, और इनकी ही जो सक्सेसर थे वो चंद्रगुप्त सेकंड थे। इन्होंने एपिथेट लगाए यूज किए, जैसे परम भट्टारक, विक्रमादित्य, और इनसे जुड़ा हुआ एक इम्पोर्टेंट जो इंस्क्रिप्शन है वो है मेहरोली पिलर इंस्क्रिप्शन, जो कि बताता है इनकी कैंपेन्स पंजाब में, बंगाल में। इन्हीं के टाइम पे पूरे गुप्ता एम्पायर जो है वो अपनी पीक पर पहुंचा टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट में। आपको लगेगा कि समुद्रगुप्त के टाइम पे हुआ होगा ये सब, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा टेरिटरीज कॉन्कर की, पर ऐसा नहीं था। इन्होंने जो समुद्रगुप्त ने जो टेरिटरीज कॉन्कर की थी उसको और एक्सपांड किया, बाकी एरियाज को, नए एरियाज को और कॉन्कर करके। इनकी जो लड़की थी प्रभावती गुप्त, उनकी शादी होती है रुद्रदमन से, जो कि वकाटका डायनेस्टी के थे। तो इन्होंने वकाटका डायनेस्टी से मैट्रिमोनियल अलायंस किया, किस रूप में? अपनी जो इनकी डॉटर थी प्रभावती गुप्त, उनको रुद्रदमन जो कि वकाटका डायनेस्टी के रूलर थे उनसे मैरी करा, उनसे मैरी प्रभावती गुप्त मैरिड होती हैं, शादी करती हैं। ओके, सो उसके बाद गोविंद गुप्त आते हैं, फिर कुमार गुप्त है, स्कंद गुप्त हैं, ये सब लेटर गुप्ता किंग्स हैं। 5th सेंचुरी की अगर बात करें, जो कि डिक्लाइन पीरियड है, अब हम डिक्लाइन की बात करें गुप्ता एम्पायर की। हुन्स आने लगे, हुनास बेसिकली जो कि पावरफुल थे ऑक्सस में, ये आप कह सकते हैं फॉरेनर्स थे जो कि इंडिया में आने लगे साउथ वेस्ट से, जो कि ईरान से आ रहे हैं, सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं। आप देखेंगे, अगर मैंने जो प्रीवियस वाला वीडियो बनाया था उपेंद्र सिंह मैम के चैप्टर 8 को जो कवर करता है, उसमें भी आप देखेंगे इंडो ग्रीक्स आ रहे हैं, तो ये काफ़ी रूलर्स आ रहे हैं। उसी तरह से हुन्नास भी आ रहे हैं बेसिकली, जो कि कहाँ से आ रहे हैं? सेंट्रल एशिया से, ईरान से, कहीं ना कहीं फॉरेन। तो फॉरेन स्टॉक जो है वो इंडिया में आ रहे हैं, और बेसिकली क्या कर रहे हैं? इंडियन टेरिटरीज को कॉन्कर कर रहे हैं। अब ये क्योंकि इस समय गुप्तास वीक हो चुके हैं, किस समय? लेटर गुप्तास के टाइम की बात हो रही है, तो उस समय ये आकर के कोशिश करते हैं कि ये गुप्ता डायनेस्टी को रिप्लेस करते हैं, लेकिन स्कंदगुप्त इनको हरा देते हैं। ऑल दो गुप्तास को खुद हारना पड़ता है, और हुनास जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं गुप्ता एम्पायर को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वकाटका डायनेस्टी। विंध्या शक्ति ने फाउंड किया वकाटका डायनेस्टी को डेक्कन में, जो कि हमने देख लिया था, डेक्कन में थी ये डायनेस्टी। सो प्रवर सेना बेसिकली फर्स्ट जिन्होंने कॉन्कर किया विदर्भ बेसिकली महाराष्ट्र का एक रीजन है। डेक्कन महाराष्ट्र और कर्नाटका और साउथ इंडिया का रीजन कवर करता है। इनकी कैपिटल थी कंचनका, और हिज सन जो थे, उनकी लड़की वो मैरी करते हैं नागा किंग से। नागा कौन थे? वो भी प्रिंसली स्टेट थे, जैसे लिचावीस की बात की थी अभी हमने। रुद्रसेना जो थे वो सेकंड जो थे, उन्होंने मैरी किया किससे? प्रभावती गुप्त से। प्रभावती गुप्त वही है चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर। ओके, यानी कि गुप्ता डायनेस्टी से प्रभावती गुप्त। तो रुद्रसेना सेकंड जो है वो मैरी करते हैं किससे? प्रभावती गुप्त से, जो कि डॉटर होती है गुप्ता चंद्रगुप्त सेकंड की। लेकिन रुद्रदमन की डेथ के बाद प्रभावती गुप्त जो है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और पूरा सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में ले लेती हैं।
एंड प्रभावती गुप्त लैंड ग्रांट्स भी देती हैं जो कि मेंशन करती हैं वो अपनी पूना पीरियड्स में, जो कि इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है उनके बारे में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्ता एंड वकाटका बोथ. तो गुप्तास ने टाइटल अज्यूम किए जैसे महाराजा धीराज, परम भट्टारक, परमेश्वरम, जो कि दिखाते हैं इनकी सुप्रीम पावर को, इनकी सॉवरेनिटी को, इनकी इंडिपेंडेंस को. ओके. एंड गुप्ता एम्पायर जो था वो अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड होता था. स्टेट्स और प्रोविंसेस आप कह सकते हैं जिनको बोला जाता था भुक्तिस और देशास. तो गुप्ता डायनेस्टी के जो प्रोविंसेस होते थे उनको क्या बोला जाता था, भुक्तिस एंड देशास, जिनको गवर्नर रूल करते थे, जिनको उपारिकास बोला जाता था जो कि किंग के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे. एंड प्रोविंसेस को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता था, डिस्ट्रिक्ट को विश्यास बोला जाता था. एंड वो कौन रूल कर उनको कौन एडमिनिस्टर करते थे, विद्यापतिस. एंड इससे नीचे जो डिस्ट्रिक्ट से नीचे वाली लेवल की जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती थी जैसे गांव या उनकी सort of जैसे आज हम बोलते हैं वार्ड्स और बाकी ये सब विलेजेस एंड ये सब, तो वो सारी यूनिट्स थी विथी पट्टा एंड भूमि ये सब. गुप्ता किंग जो थे वो उनको असिस्ट करती थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जैसे आज भी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, अलग अलग पोर्टफोलियो होता है, फाइनेंस मिनिस्टर सort of डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर. उसी तरह से जैसे यहाँ पे एक महासंधि विगारिका है बेसिकली जो कि कहीं ना कहीं किससे जुड़ा है, पीस एंड फॉरेन अफेयर्स से. एंड महादंड नायका, अमात्य अमात्य इंपॉर्टेंट ऑफिसर है जो कि कहीं ना कहीं ट्रेजरर और ये सब है. वकाटका एम्पायर भी इसी तरह से प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, जिस उनके प्रोविंसेस को राष्ट्र बोलते थे और डिस्ट्रिक्ट्स को विषया, ऐसे करके उनका सब यूनिट्स था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ स्टेट्स. नीति सारा जो कि इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ा होगा मौर्य एम्पायर में, तो उसी तरह से नीति शास्त्र है जो कि कमांदका ने लिखा है बेसिकली, जो कि मेंशन करते हैं अलग अलग सोर्सेस किसके, रेवेन्यू के. फर्स्ट है भागा. भागा एक रेवेन्यू था, रेवेन्यू का एक फॉर्म था जो कि किंग का कस्टमरी शेयर होता था 1/6, यानी कि कल्टीवेटर जो प्रोड्यूस करेगा उसका 1/6 किसको देना पड़ेगा, किंग को, एज अ कस्टमरी शेयर, जो भागा कहलाता था. भागा. भोगा बेसिकली होता था फ्रूट्स, फायरवुड्स, फ्लावर्स जो कि विलेज को किंग को देने पड़ते थे, उसको भोगा बोलते थे. एंड करा क्या होता था, बेसिकली करा जो कि विलेज पर लगाया जाता था, ये कोई एनुअल टैक्स नहीं था. बलि एक वॉलेंट्री ऑफरिंग थी जो विलेज खुद अपनी मर्जी से देते थे. और द्यांगा एक पुलिस और वोटर टैक्स था. हिरण्य बेसिकली शेयर था कुछ क्रॉप्स का, काइंड में कैश में नहीं दिया जाता था बल्कि फसल के रूप में दिया जाता था. इलावाकारा बेसिकली एक प्लॉट टैक्स था जो कि कहीं ना कहीं हल्के बदले में दिया जाता था. और शुल्क बेसिकली कस्टम और टोल की तरह काम करता था. जैसे आज कस्टम ड्यूटीज एंड वैट एंड टोल्स होते हैं, उस तरह का टैक्स को शुल्क बोलते थे. लैंड ओनरशिप की बात कर लें, विच इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द डिबेटेबल एंड कंट्रोवर्शियल टॉपिक इन एंशिएंट इंडिया. और मैंने आपसे पूछा भी था कि लैंड ओनरशिप का मसले के बारे में कि ये अब यहाँ पे तीन चीज़ें आती हैं कि लैंड ओनरशिप के तीन फॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं. एक तो रॉयल ओनरशिप, दूसरा है प्राइवेट ओनरशिप और तीसरा है कम्युनल ओनरशिप. ये तीन कैटेगरीज हैं लैंड ओनरशिप की. रॉयल ओनरशिप में हम देखेंगे कि रॉयल ओनरशिप इट मीन्स किंग ओन कर रहे हैं सारी लैंड, ऐसा जो व्यू रखते हैं उनके हिसाब से किंग सारी लैंड को ओन कर रहे हैं. उसके बाद है प्राइवेट ओनरशिप, जहाँ पे पूरी जो जमीन है उसको कौन ओन करे, एक प्राइवेट एंटिटी. और कम्युनल ओनरशिप में विलेज या पूरी कम्युनिटी ओन कर रही है. सो बेसिकली रॉयल ओनरशिप की बात कर लेते हैं. सो रॉयल ओनरशिप में अगर देखें तो पूरी ज़मीन जो है या पूरा लैंड जो है वो कौन ओन कर रहा है, किंग. ऐसा मानते हैं जो लोग जो रॉयल ओनरशिप में मानते हैं, उनका मानना है कि किंग सारी ज़मीन को ओन करते हैं. एंड किंग जो है वो पीजेंट्स को खुद अपनी मर्जी से जब चाहे हटा सकते हैं, जब चाहे रख सकते हैं. इससे पता चलता है कि रॉयल ओनरशिप है, किंग की मर्जी है ज़मीन पर. उसके बाद अर्थशास्त्र भी इस चीज़ को जस्टिफाई करता है कि टैक्सेशन जो होगा वो इसी वजह से होगा क्योंकि सारी ज़मीन किसकी है, बादशाह की या राजा की. तो इस वजह से टैक्स देना पड़ता है. जो रिवेन्यू अभी सोर्सेस हमने देखे, तो रिवेन्यू क्यों देना पड़ता है लोगों को,
ऐसा अर्थशास्त्र हमें बताता है, क्योंकि सारी जमीन ही किसकी है? किंग की। जो लैंड ग्रांट्स भी हैं वो भी ये दिखाते हैं कि लैंड ग्रांट्स क्या है? बेसिकली एक गिफ्ट है ना लैंड का किसी को देना। तो वो कब दे पाएंगे? जब आपके पास खुद होगी, आप खुद उसके ओनर होंगे। तो ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं स्टेट का प्रोडक्टिव रिसोर्सेज पे कंट्रोल था। और प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आई मीन टू से लैंड। प्राइवेट ओनरशिप की बात करें तो प्राइवेट ओनरशिप के लिए हमें बहुत सारे एविडेंसेस सजेस्ट करते हैं। प्राइवेट ओनरशिप भी थी, जैसे कि हमने बात भी की थी अपनी महाजनपदास वाली वीडियो में, कि प्राइवेट ओनरशिप इमर्ज करती है 6th सेंचुरी बीसी में। अगर आपने 6th सेंचुरी बीसी वाली वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी देख सकते हैं आप, उपेंद्र सिंह के चैप्टर से जो जुड़ी हुई है। एंड तो 6th सेंचुरी बीसी में प्राइवेट प्रॉपर्टी इमर्ज करने लगी वैन। और साथ ही में इंडियन सोसाइटी में हमें बहुत सारे प्रूफ्स मिलने लगे, जो कि 300 सी के बाद और ज़्यादा एंट्रेंच होने लगा सोसाइटी में प्राइवेट प्रॉपर्टी। कुछ इंस्क्रिप्शंस बताते हैं कि ज़मीन की खरीद फरोख्त हो रही है, जो कि कहीं ना कहीं दिखाती है कि प्राइवेट ओनरशिप भी एग्जिस्ट करती थी। अभी देखा रॉयल ओनरशिप भी एग्जिस्ट कर रही है, कुछ प्रूफ्स उसके बारे में भी, कुछ प्रूफ्स प्राइवेट ओनरशिप को भी क्लेम करते हैं। अब देखिए थर्ड कैटेगरी जो कि कम्युनल ओनरशिप है। इट मीन्स विलेज भी ऑन करते थे क्या? लैंड को एज अ प्रोडक्टिव रिसोर्स। विलेज कम्युनिटी ऑन करती थी। मनुस्मृति और विष्णु स्मृति हमें बताती है कि जो पार्शियल लैंड और वाटर रिजर्वियर थे बेसिकली वो एक कम्युनिटी प्रॉपर्टी थे। जैसे आज हमारे पार्क्स होते हैं और जितने रोड्स हैं ये सब होते हैं, ये कम्युनिटी ओन करती है। और तो आज स्टेट ओन कर रहा है, बट इन स्टेट कहीं ना कहीं किस बिहाफ पे ओन करता है? कम्युनिटी की। तो वैसे ही कम्युनिटी ओनरशिप के भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं। तो अब कंक्लूजन क्या हो सकता है? क्योंकि आप तो विल गॉट मिक्सड अप की ओनरशिप किसकी थी, रॉयल थी, प्राइवेट थी या कम्युनल थी। तो आप इनको ऐसे लिखिए कि ये सारे सोर्सेस इस तरह से बता रहे हैं। कंक्लूजन ये होगा कि ये वैरायटीज ऑफ सोर्सेस बताते हैं, वैरायटीज ऑफ ओनरशिप थी। तो स्टेट भी ओन कर रहा है कुछ जगहों को, कुछ जगहों को प्राइवेट ओनरशिप देखने को मिल रही है हमें, प्राइवेट एंटिटी ओन कर रही है, और कुछ जगहों को कम्युनल ओनरशिप भी है हमारी। इट मीन्स विलेज ओनरशिप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रॉयल लैंड ग्रांट्स। सबसे इम्पोर्टेंट जो अर्लीस्ट हमें रॉयल लैंड ग्रांट्स मेंशन है वो है ऋग्वेदा में, वैदिक एज में ही, वैदिक एज में, वेदास में हमें मेंशन मिलता है रॉयल लैंड ग्रांट्स का। रॉयल लैंड ग्रांट इट मीन्स जो है किंग ग्रांट कर रहा है लैंड को। अर्थशास्त्र भी बताता है कि ब्राह्मणास की सेटलमेंट को, जो कि रॉयल डिग्री से या किंग ने दी है, जो कि टैक्स से भी एग्जम्प्टेड है। धर्मशास्त्र भी बताता है कि ब्राह्मणा जो है उनको जो जमीन दी जाए वो टैक्स एग्जम्प्टेड हो और रॉयल गिफ्ट के रूप में उन्हें दी जाए। नानाघाट और नासिक इंस्क्रिप्शंस भी हमें कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि रॉयल लैंड ग्रांट्स दी जा रही है जहाँ पे टैक्स एग्जम्पशन था, या कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था किनको? ब्राह्मण्स को। देखिए टैक्स, ये रॉयल लैंड ग्रांट किसको दिए जा रहे हैं? ब्राह्मण्स को। कौन दे रहा है? किंग। इसलिए इन्हें रॉयल लैंड ग्रांट्स बोला जा रहा है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट तो सोर्स प्रभावती गुप्त का आप ले सकते हैं, जो कि वकाटका के किंग रुद्रदमन से शादी करती है, और वो कहाँ से होती है? गुप्ता डायनेस्टी से। किनकी डॉटर? चंद्रगुप्त मौर्य सेकंड की डॉटर। किससे मैरी करती है? रुद्रदमन सेकंड से, जो कि वकाटका डायनेस्टी के होते हैं। और वो रुद्रदमन की डेथ के बाद पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में ले लेती हैं और जितने भी लैंड्स होती हैं उनको ग्रांट करती हैं। उससे पता चलता है कि फीमेल्स भी लैंड ग्रांट दे रही थी। और क्यों? क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल पावर थी। तो वी हैव टू कीप इन योर माइंड कि ये सब चीज़ें भी हैं। विलेज को भी एज अ लैंड गिफ्ट दिया जा रहा है, जिनको अग्रहारा बोला जाता था, ब्रह्मदेव बोला जाता था, ससानास बोला जाता था। सो यू नीड टू कीप इन माइंड, यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, यूजीसी नेट में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि टर्म्स का क्या मतलब है, अग्रहारा, ब्रह्मदेव एंड ससान्स। सो दिस मीन्स land which is gifted, or you can say village land gifted as a grant, land grant। तो 10th सेंचुरी तक जो कि हमें देखने को मिल रहा है लैंड ग्रांट्स ब्राह्मणास को ही मिल रहे हैं बेसिकली। उसके बाद बुद्धा जैन को भी, एंड टेम्पल्स को भी मिलने शुरू हो जाते हैं। एंड एक बार ये समझ लेते हैं वाई लैंड ग्रांट्स क्यों ब्राह्मण्स को मिल रहे हैं। देखिए ब्राह्मण्स को अगर लैंड ग्रांट्स मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि ब्राह्मण्स का सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पावर रिलेशन में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट और डोमिनेंट पोजीशन है। तो कहीं ना कहीं उनको अपीज करने के लिए रॉयल या किंग
उनको लैंड ग्रांट्स दे रहे हैं। एंड इससे ये भी पता चलता है, फ्यूडलिज्म का जो हाइपोथेसिस भी कहीं ना कहीं बताता है कि पावर का कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, पॉलिटिकल पावर का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। सो ये रॉयल लैंड ग्रांट्स इस चीज को प्रूव कर रहे हैं। सो वी नीड टू कीप इन दिस थिंग इन माइंड। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द पैटर्न्स ऑफ अर्बन हिस्ट्री। आर एस शर्मा का क्या आर्गुमेंट है देख लेते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, आर एस शर्मा मानते हैं कि जितने भी हमारे पूरे सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहा है वो ये दिखाते हैं कि अर्बन डिक्लाइन हो रहा है, शहरों का पतन हो रहा है। और वो ये भी दिखाते हैं कि he points to the decrease in reference to the artisan, the merchant, the inscription, although accepted literary evidence for the urban decay isn't it very strong. So what he's saying, यहाँ पे बात ये की जा रही है कि वो ये बताते हैं कि आर्कियोलॉजिकल रेफरेंसेस जो है वो कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि आर्टिजन्स और मर्चेंट्स का भी डिक्लाइन हो रहा है, इंस्क्रिप्शन में हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन लिटरेरी एविडेंस इस बात के लिए हमें ज़्यादा प्रूव्स नहीं देते, कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है लिटरेरी सोर्सेस में कि वाकई में आर्टिजन या मर्चेंट्स का या अर्बन डिक्लाइन हो रहा है। तो आर एस शर्मा जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बेसिस पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे मसला किस चीज़ का है कि लिटरेरी सोर्सेज में ज़्यादा एविडेंस नहीं मिल रहा है हमें इस चीज़ के कि अर्बन डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में है हमारे पास वो एविडेंसेस। अगर आप जानना चाहते हैं क्या फ़र्क होता है इनमें तो आप वीडियोस देख सकते हैं चैनल पे रखी, चैनल पे जाकर। आर एस शर्मा ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो शहरों का डिक्लाइन हो रहा है, अर्बन डिक्लाइन हो रहा है, अर्बन डिके हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो है वो खत्म हो रहा है या वो कम हो रहा है नॉन मॉनेटरी की वजह से। करेंसी का यूज़, मनी इकोनॉमी का यूज़ कम होने लगा है, स्मॉल स्केल विलेज इकोनॉमी आने लगी है और शहरों की जगह गांव आने लग रहे हैं, मतलब रूरल सेटलमेंट्स बढ़ रही हैं। ऐसा शर्मा, आर एस शर्मा का मानना है, जो कि फ्यूडलिज्म का कहीं ना कहीं, ऑफकोर्स जो हमने बात की अभी और लैंड ग्रांट्स के रूप में भी हमने ये बात कही है, तो फ्यूडलिज्म के रूप में हमें सारी चीज़ देखने को मिल रही है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर है फ्यूडलिज्म के, डिबेट भी आप क्लियर कर लीजिए। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन यानी कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना, अनदर इज डिके ऑफ अर्बन सेंटर्स, एंड थर्ड इज स्मॉल स्केल विलेज इकोनॉमी यानी कि विलेज इकोनॉमी का आना रादर देन कोई नेशनल ऐसी इकोनॉमी का आना, मनी इकोनॉमी का डिक्लाइन होना, रूरल सेटलमेंट्स का आना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का डिक्लाइन होना। सो ये सारे किस चीज़ के और इशारा कर रहे हैं, फ्यूडलिज्म की ओर, ऐसा आर एस शर्मा का मानना है। ऑल दो सम लिटरेरी एविडेंसेस जैसे कि मृच्छा कटिका, ये अम्रकोशा, सल्लिपेड्डेकरम बेसिकली सजेस्ट करती हैं कि ऐसा नहीं था, मतलब क्योंकि हमने देखा ये लिटरेरी एविडेंस तो इस बात को बोल ही नहीं रहे कि इस बात का कोई एविडेंस या रेफरेंस मिल नहीं रहा है कि वाकई में डिक्लाइन हो भी रहा है अर्बन सेंटर्स का यानी। और जैसे कि सल्लिपेड्डेकरम, मृच्छकटिकम एंड सॉर्ट ऑफ अमरकोश, ये कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि कितनी वो जो शहरों का वो जो कहीं ना कहीं बसावट, उनका बिजीनेस, जैसे दिल्ली आज इतना फ्लरिशिंग एंड बिजी सिटी है, उस तरह की बिजीनेस एंड एंगेजिंग इन बस्लिंग सिटीज़ के बारे में दिखाते हैं, जो कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हमें कहीं ना कहीं कुछ और बात दिखा रहे हैं। ऑल्दो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बड़े कम है इस पीरियड से जुड़े हुए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्राफ्ट्स, प्रोडक्शन एंड ट्रेड। सो मर्चेंट बेसिकली वाणिज्यकास के नाम से जाने जाते थे, श्रेष्ठी के नाम से जाने जाते थे ट्रेडर्स। साथ ही में गिल्ड्स आने लगी हैं, जो कि इंस्क्रिप्शन हमें बताते हैं। जो गिल्ड्स हैं, गिल्ड्स क्या होती थी, यूनियन ऑफ ट्रेडर्स, वो डोनर्स के रूप में आने लगी, बैंकर्स के रूप में आने लगी, जिससे कहीं ना कहीं एविडेंस मिलता है कि ट्रेड फ्लरिश कर रहा है। आर एस शर्मा आर्ग्यूज कि गुप्ता एंड द पोस्ट गुप्ता पीरियड सो द डिक्लाइन ऑफ मनी इकोनॉमी, जैसे कि हमने देखा, एंड गुप्ता issued लार्ज क्वांटिटी ऑफ द गोल्ड कॉइन बट फ्यू सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स। तो दिखा रहे हैं कि अगर सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स के यूज़ कम हो रहा है तो इकोनॉमी, मनी इकोनॉमी कहीं ना कहीं डिक्लाइन करी है, ऐसा उनका मानना है। एंड कॉस्मोस जो कि मेंशन करते हैं इंपॉर्टेंट पोर्ट जैसे कल्याण, चोल, मैंगलोर, तम्रलिप्ति जो कि बंगाल में वेस्टर्न कोस्ट पे है, ये तो सारे कोस्ट के बारे में कॉस्मोस हमें बताते हैं। एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं सोशल स्ट्रक्चर की, यानी कि सोसाइटी कैसी हुआ करती थी उस समय। तो जो जितनी रॉयल वुमेन्स थी वो हमें विजिबल होने लगी कॉइन्स पे, जैसे कि हम देखेंगे लिचावीस का कुमारा देवी जो कि
चंद्रगुप्त एंड कुमारा देवी की जो शादी होती है उसको कॉमेमोरेट किया गया कॉइन्स में, तो वो हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि रॉयल विमेन आने लगी है कॉइन्स में, क्योंकि हमें विमेन एज अ पोर्ट्रेट नहीं मिलता है क्वींस का ज़्यादा, तो ये एक एक यूनिक फीचर इस टाइम का। मैट्रिमोनियल अलायंस देखने को मिले जो प्रभावती गुप्त एंड रुद्रदमन जो कि वकटका हमने देखा ही है। कामा सूत्र जो कि वत्स्यायना ने लिखा है जो कि सेक्सुअल प्लेजर पे बात करता है, वो ये बता, अब काफ़ी लोग सोचते हैं इट्स ऑल अबाउट द सेक्स मैनुअल, बट इजंट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द सेक्स मैनुअल, इट्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट सोशल आइडियोलॉजी ऑफ द टाइम, किस तरह से सोशल रिलेशन बन रहे हैं, सोशल पावर रिलेशन है। ये फॉरबिड करता है सेक्सुअल रिलेशन विद द लोअर कास्ट women, although it has no problem with the sexual relation purely for the pleasure. It's too, इसको देखिए ऐसे समझिए, ये सेक्सुअल प्लेजर के बारे में बात करता है, लेकिन ये बोलता है कि इफ लोअर वर्ना की जो सॉरी वेमेन है, ये लोअर कास्ट का, उससे प्रोहिबिट कर रहा है सेक्सुअल रिलेशन, किसका, अपर कास्ट का। लेकिन ये बोलते हैं कि अगर वो मैरिज के रूप में नहीं है, इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेजर, तो इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स इफ इट इज ओनली फॉर द प्लेजर, बट इट्स नॉट ओके इट इज, क्योंकि अगर वो शादी के रूप में भी आगे बढ़ रहा है। सो ये बातें कामा सूत्र हमें बताते हैं सोशल रिलेशंस के बारे में उस समय। इट्स ऑल्सो मेंशंस कि मैरिज बेस्ड अपॉन द म्यूचुअल लव, यानी कि इट्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट लाइक लव मैरिजेस, जो कि यूजुअली विल नॉट टॉक इन, जो डिस्कस नहीं हो रही एंशिएंट इंडिया में, एंड जो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है कि उनको इलीगल, कहीं ना कहीं इमोरल माना जा रहा है इस तरह की यूनियंस को, लेकिन इट टॉक्स अबाउट इट, who talks about it, Vatsyana in Kama Sutra. Kama Sutra also means Kama Sutra and the other Sanskrit kavyas refers to the courtesans and known as ganikas, जो कि prostitutes के रूप में काम कर रही हैं as a sex worker, and they were, and ये allow करते हैं कहीं ना कहीं, कौन, कामा सूत्र एंड संस्कृत प्ले ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं अलाउ करते हैं एडल्ट्री के लिए। लेकिन एक वेमेन जो है एज एडल्ट्रस वेमेन दे गेन्ड हर प्योरिटी आफ्टर द मेंस्ट्रुअल पीरियड, बट द धर्मशास्त्र कंसीडर्स पापट। बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि काम सूत्र स्पेसिफिकली कि एडल्ट्री इट्स नॉट, इट शुडंट बी कंसिडर्ड एज अ क्राइम, ऑल्दो दैट्स अ डिफरेंट, बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि एडल्ट्री एक वेमेन अगर कर रही है तो आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल वो प्योर हो जाती है। दिस इज व्हाट दे यूज्ड टू, ये इनका ओपिनियन था। धर्मशास्त्र इस चीज़ को कहीं ना कहीं खारिज करते हैं, वो इसको, पर वो इसको लेसर सिन में रखते हैं, नॉट हायर सिन, लेसर सिन। तो ये पूरा सोशल रिलेशन है, किस तरह से सब्जुकेशन ऑफ वेमेन हमें देखने को मिला, अनटचेबिलिटी इस पीरियड में आ रही है, कास्ट सॉर्ट ऑफ जेंडर रिलेशन किस तरह से चेंज हो रहा है। रिलीजियस डेवलपमेंट की बात करें तो नई नई रिलीजियस अलग अलग रिलीजन एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और एसिमुलेट कर रहे हैं पॉपुलर रिलीजियस प्रैक्टिसेस को। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं जैसे कि ऐहोल या एलोरा केव्स, जहाँ पे हमें बुद्धिस्ट, जीनिस्ट एंड हिंदू तीनों के सॉर्ट ऑफ पोर्ट्रेस और तीनों के कहीं ना कहीं सिंबल्स देखने को मिल रहे हैं एक ही केव में, जो दिखाता है एसिमिलेशन को, जो दिखाता है इंटरेक्शन को इनके बीच में, एंड ये दिखाता है कि पॉपुलर रिलीजियस प्रैक्टिसेस अब तीनों में फॉलो की जाने लगी, जो सेग्रीगेशन था वो कम होने लगा। साथ ही में इस समय हमने देखने को मिला तांत्रा आ रहा है हिंदुज्म में, बुद्धिज्म में, एंड वैष्णवा शिवा पैंथियंस का बेसिकली इमर्जेंस एवोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। माध्यमिका योगाचार्य स्कूल जो है बुद्धिज्म के वो डेवलप हो रहे हैं इस टाइम पे। टेम्पल आर्किटेक्चर नागरा द्रविड़ विसला स्टाइल जो है वो डेवलप हो रहे हैं। अगर आपको टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में और जानना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जो चैनल पर आपको मिल जाएगी टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में। बुद्धिज्म के बारे में एक वीडियो हम अलग से बात करेंगे, और जितना भी रिलीजियस डेवलपमेंट है जो कि हमने बहुत अच्छा, मतलब इस वीडियो में मैंने डिटेल में बात नहीं की है, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो एक सेपरेट वीडियो में ढंग से बात करेंगे उस पर। ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ लाइक द वीडियो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स।